अब फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास 4 स्टेप्स में है। उनकी जो पहली स्टेप वो एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्डली इज मेटाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन, या इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारा वो एक्सक्रीशन है और एक्सक्रीशन को हम ड्रग एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ये दूसरा नाम है इसका, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Now dear students, let's talk on the absorption. Absorption पर पहली इसकी definition मैंने की है कि the movement of molecule from the site of administration to circulation is known as absorption. जब drug administration site से सर्कुलेशन तक या ब्लड तक पहुंचती है, सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड तक ड्रग का पहुंचना, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। इस बात को याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि डिफरेंट ड्रग्स वो डिफरेंट साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्टर होती है बॉडी में, और वो वेरियस और डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती हैं। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कुछ ड्रग्स पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन क्या चीज है? डिफ्यूजन मीन the movement of molecule from higher concentration to lower concentration is known as diffusion, और इसमें एटीपी की कोई कंजम्पशन नहीं होती है। अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, जहां पर एक्टिव की बात आएगी, एक्टिव begins with A in ATP also begins with A। इसका मतलब ये है कि आप एटीपी को यूटिलाइज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करोगे, यानी यहां पर आप मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ये बात याद रखें, या अगेंस्ट कंसेंट्रेशन। यहां पर इसका मतलब ये है कि इनसाइड ये मेम्ब्रेन है, यहां पर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहां पर नीड है मॉलिक्यूल का, यहां पर नीड नहीं है मॉलिक्यूल का डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ये बात याद रखें कि यहां पर जो ड्रग की जो अमाउंट है वो बिल्कुल दोनों सेम है। अब जब ड्रग की अमाउंट सेम है डियर स्टूडेंट्स, तो पैसिवली ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जब ट्रांसपोर्ट पैसिवली नहीं होगा तो याद रखें इसके लिए फिर आपने क्या करनी है, एटीपी यूज करनी है। क्या? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी है या एनर्जी करेंसी भी इसको हम कहते हैं, एनर्जी करेंसी। इसको पे करके आपने इसको यहां से यहां तक इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ले आना है, और इसको हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट कहते हैं। अब ग्रेडियंट मीन कंसेंट्रेशन, यहां पर भी कंसेंट्रेशन बराबर है, यहां पर भी, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये दोनों कंसेंट्रेशन अगरचे बराबर हैं लेकिन फिर भी हम सरजूरी करेंगे, यहां पर नीड यहां पर नीड नहीं है बट यहां पर नीड है। तो हमें नीड है किसी चीज की, तो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए हमें कीमत भी देनी पड़ेगी। यहां पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन की कोई कंसेप्ट नहीं है, और आईवी रूट के अलावा ऑल अदर रूट्स के लिए एब्जॉर्प्शन का जो कंसेप्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन नहीं है क्योंकि मैंने पहले डिफिनीशन में बताया एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन साइट से लेकर ब्लड स्ट्रीम तक, बट यहां आप याद रखें आईवी रूट में जब ऑलरेडी आपका ड्रग ब्लड में ही एडमिनिस्टर हुआ तो फिर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट ही खत्म हुआ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वो फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास है वो है डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेकडाउन, और डिसोल्यूशन टाइम का मतलब ये है कि द टाइम टेकन बाय अ ड्रग टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीट solution form is known as dissolution time। वो टाइम जिसमें एक ड्रग कंप्लीटली सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इसे डिसोल्यूशन टाइम कहते हैं। और इसके लिए याद रखें कि अगर कोई ड्रग पोलर है तो पोलर ड्रग्स जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन
जो है हमारे पास, याद रखें पोलर ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन वो कैसे होती है, ये इनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, कम होगी, क्योंकि लिपिड बाइलेयर इसको आसानी से इजाजत नहीं देती। बट अगर नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर की जो एब्जॉर्प्शन है वो याद रखें वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अब यहाँ पर फॉर्मुलेशन है, तो फॉर्मुलेशन याद रखें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स की जो कॉम्बिनेशन है इसको फॉर्मुलेशन हम कहते हैं। और इसमें इसकी जो पार्टिकल साइज है वो भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ पीएच बी हमारे पास फॉर्मुलेशन में आता है, और पीएच के अलावा उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास फॉर्मुलेशन में ही आता है। और इसके साथ साथ साल्ट नेचर या नेचर जो ड्रग का है वो भी इफेक्ट करता है। अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। इसके साथ साथ लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो उनकी एब्जॉर्प्शन फास्टर होगी। यहां पर मैंने ऑलरेडी बताई है। लिपिड का मतलब क्या है कि ये ड्रग नॉन पोलर हैं। पोलर का मतलब क्या है, पोलर का मतलब ये बात याद रखें यहां पर कि ये वाटर सॉल्युबल हैं। एरिया ऑफ वास्कुलरिटी, एरिया इन वास्कुलरिटी जितनी ज्यादा हो, जितनी एरिया ज्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। इस एरो का मतलब है हायर। तो अगर एरिया और वास्कुलरिटी ज्यादा है तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को डियर स्टूडेंट्स हम पेरिस्टालिसिस भी कह सकते हैं। अगर पेरिस्टालिसिस ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स तो याद रखें कि ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है फिर वो भी ज्यादा होगी। अगर मोटिलिटी कम है, पेरिस्टालिसिस कम है, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी फिर कम होगा। समटाइम्स डियर स्टूडेंट्स फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ड्रग के साथ। मिसाल के तौर पर टेट्रासाइक्लिन जो है ये चिलेशन करता है, या इसको हम चिलेट फॉर्मेशन कहते हैं। ये चिलेट बनाते हैं किस चीज के साथ, कैल्शियम के साथ। अगर ये कैल्शियम के साथ चिलेट बनाएं, अब ये चिलेट क्या है ये समझे। चिलेट किसी भी मेटालिक आयन का, मेटल आयन का बॉन्ड बनाना या रिएक्शन करना किसी भी ऑर्गेनिक ड्रग के साथ या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, यहां पर ड्रग्स की बात हो रही है। तो जब भी कोई मेटालिक आयन ऑर्गेनिक ड्रग के साथ रिएक्शन करें तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम चिलेट कहते हैं। और मेटालिक आयंस मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम आप ले सकते हैं, कैल्शियम आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद, और ये यहाँ पर याद रखें कि चिलेट फॉर्मेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीएच और आयन। पीएच और आयन याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आयोनाइज्ड ड्रग्स आर पुअरली एब्सॉर्ब्ड, अगर ड्रग्स आयंस में कन्वर्ट हो गया या हो जाए, यानी आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पर आ जाएं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। और अनआयोनाइज्ड ड्रग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग या नॉन पोलर ड्रग जो है इनकी एब्जॉर्प्शन हाई होगी, यहां पर एब्जॉर्प्शन कम होगी। दूसरी बात ये याद रखें कि एसिडिक ड्रग अगर एसिडिक मीडियम में आ जाए तो वो अनआयोनाइज रहेगा, उनमें कोई भी जो आयंस की फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, चार्जेस नहीं होगी। मिसाल के तौर पर स्टमक एक एसिडिक मीडियम है, उसमें अगर कोई एसिडिक ड्रग आ जाए, मिसाल के तौर पर एस्पिरिन और बार्बिटोरेट्स, ये हाईली एब्जॉर्ब होंगे यहां पर डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ बेसिक ड्रग्स
बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में अनआयोनाइज रहेंगे और उनकी जो एब्जॉर्प्शन है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अल्कलाइन मीडियम में हाई होगी, मैक्सिमम होगी। मिसाल के तौर पर ये पैथोडीन है और इफिड्रिन, ये दोनों हमारे पास कैसे ड्रग्स हैं? अल्कलाइन ड्रग्स हैं। इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर है और अल्कलाइन pH of the intestine makes environment more suitable for the absorption। अब मेटाबॉलिज्म की जहां तक बात है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखें अब यहां पर एक लफ्ज है GIT, पहले ये समझे। गट को हम GIT या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो अगर कोई भी ड्रग है डियर स्टूडेंट्स और उसकी मेटाबॉलिज्म गट में या GIT में हो जाए तो उनकी एब्जॉर्प्शन फिर कैसे होगी? कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इंसुलिन ले लें डियर स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ नाइट्रोग्लाइसरीन ले लें, इनकी मेटाबॉलिज्म जो है तो वो गट में मैक्सिमम होती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई डिजीज है डियर स्टूडेंट्स, डिजीज और गट की डिजीज है, यानी GIT मतलब क्या है? GIT का मतलब ये है कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई मसला है। यहाँ पर कोई अगर माल एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही है, इसके साथ साथ echlorhydria is a medical condition or disease in which the amount of LHCl get decreased, जिसमें HCl का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और इसी वजह से ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से, एक स्लो एब्जॉर्प्शन, एक फास्टर एब्जॉर्प्शन। अगर कोई ड्रग आपने ओरली स्वैलो कर दिया, यहाँ पर ओरली आपने ले लिया, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जरिए, म्यूकस मेम्ब्रेन जितने भी हॉलो ऑर्गन्स है उनकी जो इनर मोस्ट शेल होती है, इनरमोस्ट लाइनिंग होती है, इनको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक लिक्विड को सिक्रीट करते हैं जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं। और ये म्यूकोजा डिफरेंट इन्वेडर्स या फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की ट्रैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओरल म्यूकोजा के थ्रू, ओरल म्यूकोजा क्या है? ये सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल क्या है? सबलिंगुअल का मतलब क्या है? बिलो द टंग, यानी यहाँ पर इस एरिया में बिलो द टंग अगर आप कोई भी ड्रग रखते हैं तो इसको हम सबलिंगुअल ड्रग्स कहते हैं। और नेजल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा का मतलब ये कि नेजल के थ्रू कोई ड्रग है और उसको आप इनहेल करते हैं, उसको इंसफ्लेशन कहते हैं और इन ड्रग्स को इंसफ्लेटेड ड्रग्स बोलते हैं। अगर कोई ड्रग टॉपिकल आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, टॉपिकल का मतलब है अबव द स्किन, अगर स्किन के ऊपर कोई ड्रग एडमिनिस्टर हो रही हैं और इसके साथ साथ रेक्टली या इसके साथ साथ वेजाइनली जो सपोजिटरीज दी जाती हैं उन, और वो सपोजिटरीज क्या है? सपोजिटरी टैबलेट्स होती है। यहाँ पर आप ये देख लें, ये एक टैबलेट है और उसको फिंगर टिप के जरिए एनल कैनाल में इंसर्ट या रेक्टम में इनको इंसर्ट किया जाता है। सेम इज द केस फॉर वेजाइना। ये इंसर्ट किया जाता है यहाँ पर आकर, कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में आके जो कैपिलरीज होती है यहाँ पर, इन कैपिलरीज के थ्रू इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और फिर ये पहुंच जाती है ड्रग लीवर में, और लीवर में FPS फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पर आप बात करेंगे। इनकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो वहां पर हो जाती है और फिर उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फास्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग पर बात करें। सबसे पहले IV, अगर कोई ड्रग, ये सारे फास्टर एब्जॉर्प्शन पेरेंटली जितने भी ड्रग्स दिए जाते हैं यानी इंजेक्शन, उनकी एब्जॉर्प्शन हाई होती है। मिसाल के तौर पर इंट्रावीनस यानी वेन में, इंट्रामस्कुलर मसल में कोई इंजेक्शन आपने लगाया, सबक्यूटेनियस यानी स्किन की क्यूटेनियस लेयर में आपने कोई
ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, और पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल का मतलब कि एब्डोमेन, एब्डोमिनल एरिया में आपने कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया थ्रू इंजेक्शन, यहाँ पर आप देख लें ये एब्डोमिनल एरिया है। और ह्यूमंस में जब हम देते हैं तो वो इंसुलिन, आप एग्जांपल ले लें, इंसुलिन को एब्डोमेन में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इनहेलेशन, जिसको लंग्स के थ्रू, लंग्स से ये डायरेक्टली कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कैपिलरीज में चली जाती हैं, और यहाँ पर एफपीएस जो है, सॉरी एफपीएम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनकी से बच जाती हैं, और ड्रग की अमाउंट जो है वो मेटाबॉलिज्म से बचने की वजह से इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। इन टर्मिनोलॉजीज पर भी अभी बात करते हैं। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग का वो मेटाबॉलिज्म या केमिकल ब्रेकडाउन है जो कि साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से लेकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक ड्रग को एडमिनिस्टर होने के टाइम में जो मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन होती हैं, इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। यानी ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले, एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग का केमिकल ब्रेकडाउन होता है या लॉस हो जाती है ड्रग की, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहां पर याद रखें कि कुछ ड्रग्स जो ओरली एडमिनिस्टर किया जाते हैं उनके गट में मेटाबॉलिज्म हो जाती हैं, और मोस्टली उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में, ऑल ओवर द बॉडी लीवर में मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस एज वेल एज देयर डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो कंटेंट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का वो ड्रग टू ड्रग डिफरेंट होगी, यानी हर ड्रग की डिफरेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सटेंड होगी। कुछ ड्रग्स होंगे वो पार्शियली, कुछ ड्रग्स जो हैं वो टोटली इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर किसी ड्रग की पार्शियल मेटाबॉलिज्म हो जाए तो फिर आपने इस कंपेंसेशन के लिए उसकी डोज को आपने इंक्रीज कर देनी है। डोज का मतलब, इस पे ऑलरेडी डोज पर मैंने बात की है, यहाँ से आपको उसका लिंक मिल सकता है, डोज, डोजेज और डोजेज फॉर्म पर। ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की हैं। तो कंपेंसेशन के लिए आपने क्या करनी है? डोज को बढ़ानी है। इसका मतलब ये है कि देख, आपने 10 मिलीग्राम ड्रग एडमिनिस्टर किया और आपको इसकी जो इफेक्ट है, एफिकेसी, वो भी आपको जो पोटेंसी है इसकी, वो आपको चाहिए कितनी? 10 मिलीग्राम ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ से 5 मिलीग्राम तो ऑलरेडी एफपीएम में खत्म हुई, अब बचा 5 मिलीग्राम। इसके लिए आपको डोज बढ़ाना होगा 15 mg में। 15 से अगर 5 कम भी हो जाएं तो फिर भी 10 बचता है, और 10 की तो इफेक्ट ही आपको चाहिए थी, तो वो आपको मिल गई। इसी तरह इसकी कंपेंसेशन होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस क्या है? बायो अवेलेबिलिटी ड्रग का वो अमाउंट है डियर स्टूडेंट्स जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होती है, इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ऑलरेडी इस पर भी मैंने बात की है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स के जो इंट्रावीनस है इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि इनकी जो डिग्रेडेशन है ना, तो उनकी मेटाबॉलिज्म एफपीएम, अभी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने पढ़ाया आपको, समझाया कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म आफ्टर द एब्जॉर्प्शन एंड बिफोर द एंट्री ऑफ दैट ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज एफपीएम। यानी ड्रग का वो केमिकल ब्रेकडाउन जो एब्जॉर्प्शन से लेकर उसकी एंट्री इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक हो, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आईवी में डायरेक्ट ब्लड में ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है ड्रग की वो 100% होती है, क्योंकि एफपीएम यहाँ पर नहीं होता।
बायो इक्विवेलेंस की जहां तक बात है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक ड्रग ए है एक ड्रग बी है और दोनों एक ही कंपनी ने बनाई है, सेम कंपनी है और सेम ड्रग उन्होंने बनाई है, आपको कैसे पता चलेगा कि विच वन इज बेटर एंड विच वन इज बैड, अच्छा कौन है और बुरा कौन है इसमें? तो इसके लिए आप जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको बायो इक्विवेलेंसी कहते हैं या बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। बायो इक्विवेलेंस का मतलब कि द कंपैरिजन बिटवीन द बायो अवेलेबिलिटीज ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द सेम ड्रग। डिफरेंट फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? ड्रग ए को किसी ब्रांड ने बनाया और ड्रग बी को किसी जेनेरिक, ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, किसी दूसरी कंपनी ने ब्रांड की कॉपी कर दी और वही सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके दूसरा ड्रग बनाया। अब जब आप दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड आप यूज करोगे उसे बायो इक्विवेलेंसी कहते हैं। यहां पर देखें, एपोटेक्स और ओरिजिनेटर दो डिफरेंट कंपनीज हैं। लेट इट बी ब्रांड एंड लेट ओरिजिनेटर बी अ जेनेरिक ड्रग। ये हमारे पास एक ब्रांडेड ड्रग है और ये ओरिजिनेटर कंपनी का जो ड्रग है ये जेनेरिक ड्रग है, एपोटिक्स का ब्रांडेड है। दोनों की इफेक्ट आप देख लें, यहां से शुरू है, यहां पर इनकी इफिकेसी आप देख लें, मैक्सिमम इफेक्ट यहां पर, इसके साथ साथ आते आते यहां पर दोनों की इफेक्ट एक जैसी हो जाती है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोनों की जो इफिकेसी है और पोटेंसी है, यानी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ये दोनों की आप देख लें, बायो अवेलेबिलिटी इज बोथ हैविंग इक्वल, ए और बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों की बिल्कुल सेम बायो अवेलेबिलिटी आ गई है हमारे पास। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को जो है वो इफेक्ट करती हैं? अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, बायो अवेलेबिलिटी में जो सबसे पहला फैक्टर है जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग है। मिसाल के तौर पर सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग वो बायो अवेलेबिलिटी पर इम्पैक्ट रखती है। मिसाल के तौर पर अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, highly the drug is soluble, so remember that always the absorption will be high। अगर किसी भी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है तो फिर एब्जॉर्प्शन रेट भी ज्यादा होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स तो याद रखें बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग विल आल्सो बी हाई, द ड्रग विल बी हाईली अवेलेबल इन द ब्लड स्ट्रीम। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ड्रग की फार्मूलेशन भी इफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ड्रग की फार्मूलेशन या एसिडिक है, सॉरी, अगर ड्रग की फार्मूलेशन पोलर है तो पोलर ड्रग की एब्जॉर्प्शन और नॉन पोलर ड्रग की एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस होगी। नॉन पोलर हाईली एब्जॉर्ब हो जाएगी और जब हाईली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी हाईली अवेलेबल होगा। इसी तरह अगर कोई पोलर ड्रग है तो पोलर ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगी। अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो बायो अवेलेबिलिटी भी फिर कैसी होगी? कम होगी। नाउ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डियर स्टूडेंट्स, इसको जीईटी से एब्रीवेशन की जाती है। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, इसकी डिफिनीशन ये है कि द टाइम टेकन बाय स्टमक to empty its content into the small intestine is known as gastric emptying time। वो टाइम जो कि स्टमक लेता है कि वो अपने तमाम कंटेंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है रिलीज करें, इसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहते हैं। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज्यादा है डियर स्टूडेंट्स तो याद रखें ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शन में आपको दे देता हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम।
जीईटी के साथ बायो अवेलेबिलिटी की इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी। इनमें से जो भी कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, जो ज्यादा दूसरा कम। जीआईटी की कंडीशन ये भी इफेक्ट करती है डियर स्टूडेंट्स। अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसके साथ साथ वहां पर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, कोई डिजीज है या व्हाटएवर, अगर कंडीशन जीआईटी की सूटेबल नहीं है, वहां पर पेरिस्टालिसिस जो है वो इफेक्टेड है, तो ये सारी चीजें वहां पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर ये सारे मसले हैं और पेरिस्टालिसिस कम है, तो याद रखें ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी। जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो याद रखें ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी फिर कम होगी, और वाइस वर्सा। अगर पेरिस्टालिसिस और इन्फेक्शन, पेरिस्टालिसिस ठीक है, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, इंजरी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्रेक्टमी और ये कंडीशंस नहीं है, तो फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी और बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ पीएच ऑफ द स्टमक भी बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ड्रग ऐसा है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग्स वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छी तरह उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ की एब्जॉर्प्शन बेसिक में अच्छी तरह वो एब्जॉर्ब होते हैं। मिसाल के तौर पर एस्पिरिन है। एस्पिरिन हमारे पास एक एसिडिक नेचर ड्रग है, इफेड्रिन हमारे पास एक बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर ड्रग है। तो ये अब एसिडिक नेचर में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हाई होगी, और इसकी इफेड्रीन की बेसिक एनवायरनमेंट में जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी। तो पीएच अगर डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट है, तो पीएच भी इसी तरह इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर किसी ड्रग की फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो याद रखें फिर उस ड्रग की हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ये बात याद रखें। इसके साथ साथ एफपीएम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट भी है। जितना ड्रग ज्यादा मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म एफपीएम जितना ज्यादा होगा, उतना ही ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। इन दोनों की भी इनवर्स रिलेशन है। इसके साथ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन जितनी ज्यादा होगी, याद रखें डियर स्टूडेंट्स, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग विल आल्सो बी हाई बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज हाई। पहले मैंने बात की ना एब्जॉर्प्शन की, जो हमारे पास जितने भी फैक्टर्स थे जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते थे, उनमें हमारे पास सरफेस एरिया भी थी। एरिया इन वॉस्कुलराइजेशन या वॉस्कुलरिटी में मैंने बताया था। तो जितनी सरफेस एरिया ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग विल बी हाई। अब कुछ ड्रग्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, ये भी बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एंटासिड है। एंटासिड वो ड्रग्स होते हैं जो मैदे की HCl को कम करें। अब क्लेरेथ्रोमाइसिन एक ऐसा ड्रग है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में हाईली पोटेंशियल है, लेकिन जब एंटासिड और क्लेरेथ्रोमाइसिन आपस में इंटरेक्शन करें तो इसका काम यह है कि एसिडिटी को न्यूट्रल करती है। अब एसिडिटी न्यूट्रल हो गई तो एसिडिक एनवायरनमेंट भी नहीं मिलती है, तो क्लेरेथ्रोमाइसिन का इफेक्ट कम होगा। और ऐसे इफेक्ट को डे स्टूडेंट्स याद रखें एंटागोनिज्म इसको कहते हैं, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इसको कहते हैं। और ये भी मैंने पहले डिस्कस की है यूनिट नंबर 1 में, लिंक आपको यहाँ से इसकी भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह आगे भी इस पर बात करें। कुछ ड्रग्स और फूड की इंटरेक्शन होती है, वो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड ड्रग कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर टेट्रासाइक्लिन है हमारे पास, और टेट्रासाइक्लिन अगर रिएक्शन करे, पहले मैंने बात की है इस पर कैल्शियम के साथ, तो ये हमारे पास कैल्शियम आयन के साथ ये चिलेशन करते हैं, इसको चिलेशन कहते हैं। और ये चिलेट फॉर्म हो जाती है, ये चिलेट फॉर्मेशन को चिलेशन कहते हैं। और ये चिलेशन जो है ये टेट्रासाइक्लिन की इफेक्ट को कम कर देती हैं। ये ड्रग टू फूड इंटरेक्शन, यानी कोई किसी भी ड्रग में अगर कैल्शियम है
और आपने टेट्रासाइक्लिन यूज किया तो उसकी चिलेट फॉर्मेशन होगी, चिलेशन होगी, और चिलेट फॉर्मेशन की वजह से टेट्रासाइक्लिन की इफेक्ट जो है वो कम होगी।